हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। अपना आज वाला टेस्ट डिस्कस करते हैं। आज जो हम टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं वो टेस्ट का नंबर है SKSSC 1 टेट्रा ए KKN। तो इस टेस्ट को डिस्कस करते हैं। रोज़ की तरह टेस्ट का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर किसी ने टेस्ट को अटैम्प्ट ना किया हो तो पहले उस लिंक को फॉलो करके टेस्ट को डाउनलोड करके आप टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हो एंड देन यू कैन वॉच दिस वीडियो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले 5 क्वेश्चन पैसेज था। पैसेज वॉज इजी, ओवरऑल टेस्ट वॉज इजी। ठीक है, देखते हैं पैसेज में क्या कहना चाह रहा है। इन May 1966 द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वॉज ऑथोराइज टू इनिशिएट ए ग्लोबल कैंपेन टू इरेडिकेट स्मॉल पॉक्स। कह रहा है कि 1966 में क्या हुआ कि WHO को अथोराइज किया गया कि वो एक ग्लोबल कैंपेन चलाए स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट करने के लिए। इरेडिकेट का मतलब होता है ख़त्म करना, रिमूव करना कम्प्लीटली। द गोल वॉज टू इरेडिकेट द डिजीज इन 1 डेकेड। गोल था कि एक डिकेड में, 10 साल में हमें क्या करना है, इसको रिमूव करना है। बिकॉज सिमिलर प्रोजेक्ट्स फॉर मलेरिया एंड येलो फीवर हैड फेल्ड, few believed that smallpox could actually be eradicated। कह रहे क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स मलेरिया और येलो फीवर के लिए पहले भी चलाए थे लेकिन वो फेल हो गए थे। तो फ्यू बिलीव, फ्यू का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर। ना के बराबर पर्सन ने बिलीव किया दैट स्मॉल पॉक्स कुड एक्चुअली बी इरेडिकेटेड, कि स्मॉल पॉक्स को एक्चुअली ख़त्म किया जा सकता है। बट 11 years आफ्टर द इनिशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कैंपेन नो केसेस वर रिपोर्टेड इन द फील्ड। लेकिन जब 11 साल पूरे हो गए तो कोई भी नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ इस फील्ड में। द स्ट्रेटेजी वॉज नॉट ओनली टू प्रोवाइड मास वैक्सीनेशंस but also to isolate patients with active smallpox in order to contain the spread of the disease and to break the chain of human transmission। कह रहे जो स्ट्रेटेजी थी दैट वाज नॉट ओनली टू प्रोवाइड मास वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन हो गया टीकाकरण, तो स्ट्रेटेजी सिर्फ ये नहीं थी कि सिर्फ मैक्सिमम लोगों को टीकाकरण हो, वैक्सीनेशन हो, बट ऑल्सो टू आइसोलेट, आइसोलेट होता है अलग करना, बल्कि ये भी था कि पेशेंट्स को आइसोलेट कर दिया जाए, ऐसे पेशेंट्स जिनको एक्टिव स्मॉल पॉक्स है। किस लिए? इन ऑर्डर टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ द डिजीज। यहाँ पे कंटेन जो वर्ड है ये यूज हो रहा है कंट्रोल की सेंस में। कंटेन के 2 मीनिंग होते हैं, एक कंसिस्ट और एक कंट्रोल। यहाँ पे कंटेन का मीनिंग है कंट्रोल। तो किस लिए कर रहे थे उनको आइसोलेट? ताकि इस डिसीज का स्प्रेड जो है वो कंट्रोल किया जा सके। एंड टू ब्रेक द चेन ऑफ ह्यूमन ट्रांसमिशन, और जो चेन है कि मतलब ह्यूमन से ह्यूमन में जो ट्रांसफ़र हो रही थी ये डिजीज, उस चेन को ब्रेक किया जा सके। रिवार्ड्स फॉर रिपोर्टिंग स्मॉल पॉक्स असिस्टेड इन मोटिवेटिंग द पब्लिक टू एड हेल्थ वर्कर्स। फिर कुछ रिवार्ड्स इन्होंने डिसाइड किए थे कि जो लोग रिपोर्ट करेंगे स्मॉल पॉक्स को, इट असिस्टेड इन मोटिवेटिंग द पब्लिक, तो पब्लिक भी मोटिवेट हो गई टू एड। एड का मतलब होता है हेल्थ वर्कर्स, तो हेल्थ वर्कर्स की हेल्प करने लगी पब्लिक भी। 1 by 1 ईच स्मॉल पॉक्स विक्टिम वॉज सॉर्ट आउट, रिमूव फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद अदर्स एंड ट्रीटेड। कह रहे एक के बाद एक हर एक स्मॉल पॉक्स के विक्टिम को, जो पीड़ित था, उसको सर्च किया गया। सॉर्ट आउट मीन्स सर्च किया गया। रिमूव फ्रॉम कॉन्टैक्ट, उसको सबके कॉन्टैक्ट से अलग किया गया, विद अदर्स, एंड ट्रीटेड, और उसका ट्रीटमेंट किया गया। At the same time, the entire village where the victim had lived was vaccinated, और उसी टाइम पे सारे के सारे विलेज में भी वैक्सीनेशन हुई जहाँ पे वो विक्टिम रहता था। टुडे स्मॉल पॉक्स इज़ नो लॉन्गर ए थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। कह रहा आज की डेट में स्मॉल पॉक्स जो है कोई थ्रेट नहीं है ह्यूमैनिटी के लिए। रूटीन वैक्सीनेशंस हैव बीन स्टॉप्ड वर्ल्ड वाइड, और रूटीन वैक्सीनेशन जो पहले होती थी अब तो उसको भी रोक दिया गया है। अल्टीमेटली द जो स्ट्रेटजी थी या जो कैंपेन जो WHO ने चलाई थी दैट वाज सक्सेसफुल, कुछ ऐसा है। ठीक है, ऑप्शंस क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टाइटल फॉर द पैसेज? ऑप्शंस हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन, या इन्फेक्शियस डिजीज। बट ऑब्वियस है कि पूरे पैसेज के अंदर देखो WHO की बात हुई है, लेकिन खाली WHO की बात नहीं हुई। WHO ने एक कैंपेन चलाई थी इरेडिकेट करने के लिए स्मॉल पॉक्स को, तो वही इसका
आंसर होना चाहिए सेकंड ऑप्शन। स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन की भी बात हुई है, इन्फेक्शियस डिजीज की भी बात हुई है, लेकिन अगर पैसेज की बात की जाए तो पैसेज वाज अबाउट इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स, दैट्स व्हाई आंसर बिकम्स सेकंड। व्हाट वाज द गोल ऑफ द कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स? कह रहे इस कैंपेन का स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट जो कैंपेन थी, इसका गोल क्या था? टू डिक्रीज द स्प्रेड ऑफ स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड, कम करना चाहते थे स्मॉल पॉक्स के स्प्रेड को, मतलब स्मॉल पॉक्स को कम करना चाहते थे। टू एलिमिनेट स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड इन 10 years। देखो ऊपर इसने लिखा था इन 1 decade, ये देखो ये लिखा है 1 decade, ठीक है ना। तो 1 decade इन्होंने लिखा था, तो 1 decade वही लिख रहा है, टू एलिमिनेट स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड इन 10 years। 10 years का मतलब ही होता है डिकेड, ठीक है। तो यही तो मेन टारगेट था। देखो फर्स्ट ऑप्शन है डिक्रीज करना, डिक्रीज नहीं करना चाहते थे, क्या करना चाहते थे? इरेडिकेट करना चाहते थे। इरेडिकेट का मीनिंग होता है एलिमिनेट। सी ऑप्शन है टू प्रोवाइड मास वैक्सीनेशन, सिर्फ मास वैक्सीनेशन मेन टारगेट नहीं था, मेन टारगेट तो था कि वो इस बिल्कुल बीमारी को ख़त्म करना चाहते थे। टू इनिशिएट वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट फॉर स्मॉल पॉक्स मलेरिया, ये भी ऑप्शन आंसर नहीं है, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला देखो, अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ व्हाट वाज द स्ट्रेटजी यूज्ड टू एलिमिनेट द स्प्रेड ऑफ स्मॉल पॉक्स? कह रहे स्मॉल पॉक्स की स्मॉल पॉक्स को एलिमिनेट करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी यूज की गई? वैक्सीनेशन ऑफ द एंटायर विलेज, ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल विक्टिम्स, आइसोलेशन ऑफ विक्टिम्स एंड मास वैक्सीनेशन, एक्सटेंसिव रिपोर्टिंग ऑफ आउटब्रेक्स। आउटब्रेक्स हो जाता है जब एक साथ कई जगह पे बीमारी फैल जाती है। तो किया क्या था इन्होंने? आइसोलेट भी किया था विक्टिम को और मास वैक्सीनेशन भी की थी। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच स्टेटमेंट डजंट रेफर टू स्मॉल पॉक्स? कह रहे स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड कौन सी चीज़ नहीं है? प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैड फेल्ड, क्या स्मॉल पॉक्स के प्रोजेक्ट्स फेल हुए थे? ऊपर इन्होंने लिखा था कि स्मॉल पॉक्स के प्रोजेक्ट्स नहीं फेल हुए थे, ये देखो ये यहाँ पे लिख रहा है, ये बिकॉज स्टार्ट कर रहा है, बिकॉज सिमिलर प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे इसके नीचे बिकॉज सिमिलर प्रोजेक्ट्स फॉर मलेरिया एंड येलो फीवर हैड फेल्ड। तो फेल कौन से प्रोजेक्ट हुए थे? प्रोजेक्ट फेल हुए थे येलो फीवर और मलेरिया के, ना कि स्मॉल पॉक्स के। तो इसी के बारे में, स्मॉल पॉक्स के बारे में नहीं है, लेकिन बाकी ऑप्शन एक बार भी देख लेते हैं, फिर भी कभी हमें कोई कन्फ्यूज़न हो। पीपल आर नो लॉन्गर वैक्सीनेटेड फॉर इट, लास्ट लाइन लिखी है कि लोगों को, सेंटेंस में आप देख सकते हो इस पैराग्राफ में, एट द सेम टाइम द एंटायर विलेज वर द हैड वैक्सीनेटेड। कह रहे रूटीन वैक्सीनेशन, बिल्कुल लास्ट, रूटीन वैक्सीनेशन हैव बीन स्टॉप्ड वर्ल्ड वाइड, ठीक है, अब कहीं पे भी नहीं होती वैक्सीनेशन। फिर कह रहे द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन माउंटेड ए वर्ल्ड वाइड कैंपेन टू इरेडिकेट, WHO ने चलाई थी, बिल्कुल। इट वॉज ए सीरियस थ्रेट, बिल्कुल सीरियस थ्रेट भी थी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, इट कैन बी इन्फर्ड दैट नो न्यू केसेज ऑफ स्मॉल पॉक्स हैव बीन रिपोर्टेड दिस ईयर। भाई इस साल कोई नया केस नहीं आया है। हाँ, काफ़ी टाइम से ही नहीं आ रहा है, तब से ही नहीं आ रहा है, 11 साल बाद से ही नहीं आ रहा था, शायद यही आंसर होना चाहिए। लेकिन बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। मलेरिया एंड येलो फीवर हैव बीन एलिमिनेटेड, मलेरिया और येलो फीवर की तो बात ही नहीं हुई। एलिमिनेट किया स्मॉल पॉक्स को, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। स्मॉल पॉक्स विक्टिम्स नो लॉन्गर डाई व्हेन दे कॉन्टैक्ट द डिजीज, ऐसा भी कोई बात नहीं है, अब स्मॉल पॉक्स के विक्टिम्स होते ही नहीं। स्मॉल पॉक्स इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन, ट्रांसमिट तो होता था लेकिन अब तो है ही नहीं ये डिसीज। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला देखो, क्या बताना है? सिनोनिम्स बताने हैं, दो क्वेश्चन है, 6th एंड 7th। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सोटिक का, आपको सिनोनिम बताना है। देखो जो एक्सोटिक वर्ड होता है ना, इसका मतलब ही होता है फॉरनर। एक्सोटिक जो वर्ड है इसका मतलब होता है फॉरनर या फिर अनयूजुअल, ठीक है। फर्स्ट वर्ड जो है एलियन, वही इसका आंसर है, क्योंकि एलियन का मतलब भी होता है फॉरनर। अनयूजुअल, स्ट्रेंज या फिर फॉरनर, एक्सोटिक एंड एलियन बोथ आर सिनोनिम्स। स्ट्रेंजर वो होता है जिसको आप जानते नहीं, अजनबी। रेयर एंड ग्रैंड बड़े वाली सेंस हो जाती है, रेयर नॉट कॉमन वाली सेंस होती है। तो आंसर जो बनता है दैट इज एलियन। नेक्स्ट इज इनकैपेसिटेट। क्वेश्चन इज
इनकैपेसिटेट। देखो इनकैपेसिटेट, इन माने सबको पता होगा नेगेटिव, एक्टिव इनएक्टिव में। कैपेसिटेट, कैपेसिटी वर्ड होता है कैपेसिटी, लास्ट में लगा है एट। इन माने नेगेटिव, कैपेसिटी एट, एट का मतलब होता है टू डू, तो किसी की कैपेसिटी को नेगेटिव करना। इनकैपेसिटेट का मतलब होता है टू मेक समबडी अनेबल टू वर्क, किसी की कैपेसिटी को कम करना, वीक करना। ठीक है, अब इसका सिनोनिम बताना है। क्रिपल जो वर्ड है, मान लेते हैं हमें अगर वर्ड का मीनिंग नहीं पता, एक बार हम छोड़ के चलते हैं इसको। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन तो होता है सपोर्ट करना, मजबूत करना, तो इनकैपेसिटेट तो बल्कि वीक करना है, तो ये तो हो ही नहीं सकता स्ट्रेंथन तो। फिर है इम्प्रीजन, इम्प्रीजन तो मालूम ही होगा सबको, जेल में डालना, ये भी नहीं हो सकता। इन्वेंट जो वर्ड होता है, इन्वेंशन इसी से बना है, कोई नई चीज़ को इन्वेंट किया जाता है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो अगर ऑप्शंस के को भी एलिमिनेट करते तब भी हमारा आंसर बनता था ए क्रिपल। क्रिपल वर्ड का मतलब होता है एक्सट्रीमली डैमेज्ड। कोई भी चीज़ जब बहुत ज़्यादा डैमेज की जा चुकी हो उसको बोलते हैं क्रिपल, या नॉट एबल टू वॉक, नॉट एबल टू वर्क। ठीक है, जैसे क्रिपल, क्रिपल पेपर, क्रिपल नोट्स। अब नोट कोई फाड़ फूड़ फटा हुआ नोट हो तो वो क्रिपल हो सकता है। तो इनकैपेसिटेट का जो सिनोनिम बनता है दैट इज क्रिपल। नेक्स्ट वर्ड इज फिंडिश, हमें एंटोनिम बताना है इस वर्ड का। फिंडिश जो वर्ड है इसका मतलब होता है क्रूल या इविल। ठीक है, हमें इसका क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। डायबोलिकल, डायबोलिकल जो वर्ड है इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड और शॉकिंग। देखो वर्ड में लिख रहा है डाया, डाया से आप बना सकते हो डायन, डायन बोली कल, तो कल डायन बोली। अब कुछ डायन बोली हो अगर तो कैसी चीज़ होगी, अच्छी होगी बुरी होगी, बट ऑब्वियस है बुरी होगी। तो दैट्स वाई डायबोलिकल जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली बैड और शॉकिंग। डेविलिश, डेविलिश वर्ड में तो आगे लिखा ही है डेविल, डेविल का मतलब होता है राक्षस, डेविलिश भी होता है एक्सट्रीमली बैड। डेविलिश एंड diabolical and fiendish, all three are synonyms. C option angelic, angelic is antonym of this word fiendish, angelic is the right answer of this question. एंजल से वर्ड बना है, एंजल, एंजल होती है परी, एंड लास्ट में लगा है आई सी, आई सी मीन्स रिलेटेड टू, सो एंजलिक मीन्स रिलेटेड टू एंजल। देन वी हैव फ्रेंडली, फ्रेंडली जो वर्ड है, फ्रेंडली भी देखो फिंडिश से थोड़ा सा अलग है। फिंडिश इज नेगेटिव सेंस और फ्रेंडली इज पॉजिटिव सेंस, बट जो राइट आंसर बनता है दैट बिकम्स एंजेलिक। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है सबसीक्वेंट। सबसीक्वेंट का मतलब होता है, सब होता है अंडर, सीक वर्ड का मतलब होता है सीक्वेंस, इसी से बनता है। सबसीक्वेंट का मतलब होता है हैपनिंग आफ्टर समथिंग एल्स, भी पहले कोई चीज हो चुकी है उसके बाद कोई चीज हो तो उसको बोलते हैं सबसीक्वेंट। हमें बताना है इसका एंटोनिम। फर्स्ट ऑप्शन इवेंचुअल, इवेंचुअल जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है फाइनल, बिल्कुल लास्ट में जो चीज होती है दैट इज इवेंचुअल। सक्सीडिंग, सक्सीडिंग भी होती है जो किसी चीज के बाद में हो, सबसीक्वेंट का सिनोनिम हो जाता है। प्रायर जो होता है ये होता है कोई चीज किसी चीज से पहले हो, और कंपैरेटिव तो कंपैरिजन वाली चीज हो गई, तो प्रायर जो वर्ड है वो सबसीक्वेंट का एंटोनिम बनता है। तो सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में हमें राइट स्पेलिंग बतानी थी। स्पूरियस वर्ड है, स्पूरियस वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है बोगस, फॉल्स, नॉट रियल। ठीक है, और स्पूरियस की जो राइट स्पेलिंग है दैट इज ए ऑप्शन SPURIOUS, दैट इज स्पूरियस। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमें बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस हैं। कह रहा है साइंस डीलिंग विद बर्ड लाइफ, बर्ड लाइफ से रिलेटेड साइंस कौन सी होती है। देखो फर्स्ट वर्ड जो है ना जाइमोलॉजी, जाइमोलॉजी इज नथिंग बट इट इज एंजाइमोलॉजी, एंजाइमोलॉजी, एंजाइम प्लस लॉजी, लॉजी बोले तो स्टडी, तो स्टडी ऑफ एंजाइम्स दैट इज जाइमोलॉजी और एंजाइमोलॉजी। जो फर्मेंटेशन नाम की जो
प्रोसेस होती है उसमें उसकी जो स्टडी की जाती है, उसकी बायोकेमिकल प्रोसेस की जो स्टडी की जाती है, उसको बोलते हैं जाइमोलॉजी या एंजाइमोलॉजी। सेकंड ऑप्शन इज ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी इज अ वर्ड विच इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑर्निथोलॉजी का मतलब ही होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स, स्टडी ऑफ बर्ड लाइफ। इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजी जो होती है ये वर्ड्स से रिलेटेड होती है। वर्ड्स के जो वर्ड रूट्स वगैरह, वर्ड के प्रीफिक्स सफिक्स वगैरह जो होते हैं, उनकी जो स्टडी होती है उनको बोलते हैं इटिमोलॉजी। एंड फिलोलॉजी जो वर्ड है ये स्ट्रक्चरल या हिस्टोरिकल हमारी जो डेवलपमेंट हुई है उससे रिलेटेड वर्ड होता है फिलोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था दैट इज ऑर्निथोलॉजी। फिर कह रहा है वन हु इज फ्रॉम 60 to 69 ईयर्स ओल्ड। 60 से 69 के बीच में जिसकी एज होती है उसको बोलते हैं क्या? फर्स्ट ऑप्शन इज सेक्सटन। सेक्सटन जो वर्ड होता है ये उन बंदों के लिए यूज़ होता है जो जनरली ग्रेवयार्ड, जो कब्रिस्तान होता है, और चर्च वगैरह की बिल्डिंग की जो देखभाल करते हैं उनको बोला जाता है सेक्सटन। ये जो सेक्स वर्ड है इसका मीनिंग ही होता है सिक्स। ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्सोलॉजिस्ट। सेक्सोलॉजिस्ट इज अ वर्ड, पीछे वही IST आ गया, देन वी हैव लॉजी। लॉजी बोले तो स्टडी, IST बोले तो पर्सन। तो सेक्सोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु स्टडीज द सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ डिफरेंट पीपल। नेक्स्ट वी हैव सेक्सजेनेरियन। सेक्सजेनेरियन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेक्सजेनेरियन का मतलब ही होता है जिसकी एज 60 से 69 के बीच में हो। देखो वर्ड में लिख रहा है सेक्सा बोले तो 6, देन वी हैव जेन। जेन का मतलब होता है बर्थ, बोर्न। तो जिसको बोर्न हुए 60 साल से ज़्यादा हो चुके हों उसको बोलते हैं। ऐसे ही सेप्टाजेनेरियन हो जाता है, ऑक्टाजेनेरियन हो जाता है। सेप्टाजेनेरियन हो जाएगा 70 से 79 के बीच का, ऑक्टा हो जाएगा 80 से 89 के बीच का। नेक्स्ट जो ऑप्शन है डी, सेक्सटुप्लेट, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। सेक्सटुप्लेट जो वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है, जैसे जैसे आपने सुना होगा ट्विंस होते हैं, ट्विंस होते हैं जुड़वा। ठीक है। अब ट्विंस क्या होते हैं कि अगर सेम टाइम पे एक प्रेग्नेंट लेडी 2 चाइल्ड को बर्थ दे दे तो उनको हम बोलते हैं ट्विंस। ठीक है। लेकिन अगर एक लेडी एक टाइम पे 6 बच्चों को जन्म दे दे, उन 6 बच्चों को बोला जाएगा सेक्सटुप्लेट्स। और उनमें से अगर सिंगल बच्चा होगा तो उसको बोला जाएगा सेक्सटुप्लेट। ये जो प्लेट में लेट आ रहा है ना, लेट, लेट वर्ड का मतलब ही होता है बच्चा, छोटा। जैसे पिगलेट वर्ड होता है, पिगलेट का मतलब होता है पिग का बच्चा। ठीक है, सुअर का बच्चा। ऐसे ही लेट जो वर्ड है यहाँ पे भी मतलब यूज़ हो रहा है बच्चा। और कौन सा बच्चा? उन 6 में से एक जिनका एक टाइम पे जन्म हुआ हो। जैसे ट्विंस होते हैं, ट्विंस के बाद होते हैं ट्रिपलेट्स, TRIPLETS, ट्रिपलेट्स। ट्विंस थे 2, ट्वाइस वाला ट्विन। ठीक है। ट्रिपलेट में ट्रिपल वाला 3 आ गया। ठीक है। तो ट्रिपलेट हो जाता है 3 बच्चे अगर एक टाइम पे हों। 4 हो जाए तो उनको बोलते हैं क्वाड्रूप्लेट, QUADRU, QUADRU, क्वाड्रूप्लेट। और अगर 7 हो जाए, 5 हो जाए तो पेंटाप्लेट, 6 हो जाए तो सेक्सटुप्लेट, 7 हो जाए तो सेप्टुप्लेट। ऐसे ही ये चलती रहती है। ठीक है जी। तो सेक्सटुप्लेट हो जाता है वन ऑफ दोज चाइल्ड, वन ऑफ दोज 6 चाइल्ड हु वर बोर्न एट सेम टाइम ऑफ सेम मदर। सेम टाइम का मतलब ये नहीं अब 4 मदर्स ने या 6 मदर्स ने 6 बच्चों को जन्म दे दिया तो वो सेक्सटुप्लेट नहीं है। एक ही मदर ने 6 बच्चों को जन्म दिया तो वो होंगे सेक्सटुप्लेट्स। आंसर जो हमारा था दैट वाज सी ऑप्शन, सेक्सजेनेरियन। अगला देखो, समवन हु कीप्स बीज, ऐसा पर्सन जो बीज रखता है। देखो फर्स्ट ऑप्शन जो है ना एपियरिस्ट, इसमें ना एपी लिखा है, एपी, API। एपी का मतलब ही होता है बीज, मधुमक्खी। एपियरी, APIARY होता है जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है, ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। और एपिकल्चर होता है मधुमक्खी पालन, जैसे एग्रीकल्चर, कृषि पालन हो गया, हॉर्टिकल्चर। ठीक है। तो एपियरिस्ट जो वर्ड है वो होता है
जो बीज को रखता है। नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चरिस्ट। हॉर्टिकल्चरिस्ट हो गया जो हॉर्टिकल्चर करता है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? गार्डन के अंदर प्लांट्स वगैरह को उगाना, उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। अगला देखो, अगला ऑप्शन ऑर्निथोलॉजिस्ट। अभी देखो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में 11th क्वेश्चन का बी ऑप्शन देखा था ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी को जो स्टडी करने वाला हो गया वो हो गया ऑर्निथोलॉजिस्ट, यानी कि जो पक्षियों से रिलेटेड, बर्ड्स लाइफ से रिलेटेड स्टडी करता है उसको आप बोलते हो ऑर्निथोलॉजिस्ट। देन वी हैव पैथोलॉजिस्ट। पैथो जो वर्ड है, पैथो का मतलब होता है फीलिंग, सफरिंग, डिजीज, जैसे एंटीपैथी, एपैथी, पैथोलॉजिकल लैब्स होती हैं, ठीक है। तो पैथोलॉजिस्ट हो गया जो सफरिंग की स्टडी करता है। अगले 3 ईडियम्स हैं, ईडियम्स का हमें मीनिंग बताना है। ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू करी फेवर विद। करी फेवर विद अभी हमने 2-3 दिन पहले भी किसी टेस्ट में हमने पढ़ा था। करी फेवर विद का मतलब होता है किसी को खुश करना, किसी के तलवे चाटना। ऑप्शंस देखो, फर्स्ट ऑप्शन है गेट ऑब्लिगेशन फ्रॉम, दूसरा है पिकअप क्वर्ल विद, सी ऑप्शन है फ्लैटर। फ्लैटर का मतलब ही होता है खुशामद करना, किसी के तलवे चाटना, चापलूसी करना। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देन वी हैव दे आर ऑल एट 6s एंड 7s। देखो इस क्वेश्चन के अंदर ना डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव जानबूझ के दिया गया था, क्योंकि 6s एंड 7s का ना जनरली मीनिंग हमने यही सीखा होता है। 6s एंड 7 मतलब नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। लेकिन डिसऑर्गेनाइज यहाँ पे नहीं था। इन ग्रुप्स ऑफ 6s एंड 7 फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है इन डिसएग्रीमेंट, थर्ड ऑप्शन है प्लेइंग ए गेम। अब एट 6s एंड 7 का मतलब चीज़ों के लिए तो यूज़ होता है, जब चीज़ें अस्त व्यस्त हों तो वो हो गई 6s एंड 7, लेकिन जब लोगों में एग्रीमेंट ना हो तब भी यही यूज़ होता है एट 6s एंड 7s। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला है फिट्स एंड स्टार्ट्स का हमें बताना है। कह रहा है ही फेल्ड मिजरेबली इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज ही हैड वर्कड फॉर इट बाय फिट्स एंड स्टार्ट। कह रहा है वो बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्यों? क्योंकि वो फिट्स एंड स्टार्ट्स के थ्रू काम करता था। कैसे काम करता होगा भाई? फाइनली काम करता था, हेस्टिली, हेस्टिली होता है जल्दबाजी से, इरेगुलरली या इम्पल्सिवली। तो कैसे काम करता होगा कि इम्पल्सिव भी कहीं ना कहीं वही हेस्टिली वाली सेंस हो जाती है, बिना ध्यान दिए बस तुरंत एक्शन ले लेना, दैट इज़ इम्पल्सिवली। कैसे काम करता है? फिट्स एंड स्टार्ट्स जो वर्ड होता है, जो ईडियम होता है, इसका मीनिंग होता है इरेगुलरली। अगर हम भी इरेगुलरली काम करेंगे, इरेगुलरली तैयारी करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, इसीलिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी रेगुलरली। अगला देखो, एरर बताना है। 3 क्वेश्चन में एरर बताने हैं हमें। बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन देयर वर प्रेजेंट हिज नेफ्यूज एंड नीसेस। कह रहा है उसके चिल्ड्रन के साथ साथ, बिसाइड्स जो वर्ड है इसका मतलब होता है समथिंग एक्स्ट्रा या उसके अलावा, उसके साथ, ठीक है ना। बिसाइड जो वर्ड होता है वो तो होता है साइड में, बगल में, और बिसाइड्स होता है उसके अलावा, उनके साथ। तो उसके बच्चों के अलावा वहाँ पर उसके भतीजे और भतीजियाँ भी थी, ठीक है ना, नेफ्यूज एंड नीसेस। तो मेरे को तो सेंटेंस करेक्ट लग रहा है, एंड सेंटेंस इज करेक्ट, नो एरर इज द राइट आंसर। कह रहा है हाउ डू यू मैनेज टू स्पीक टू हर विद सो ग्रेट पेशेंस। हाउ डू यू मैनेज टू स्पीक टू हर विद सो ग्रेट पेशेंस। अच्छा देखो, सो जो वर्ड होता है ना, सो एज एन एडवर्ब जब भी यूज होता है इसका मतलब होता है ज़्यादा। जैसे द बेबी वॉज सो क्यूट या द बेबी वॉज सो एडोरेबल दैट एवरीबडी वॉज ट्राइंग टू टेक इट इन हिज लैप, कि हर कोई उसको अपनी ही गोद में ले जाना चाहता था, ठीक है। तो सो जो होता है ना उसका मतलब होता है इतना की, और सो के साथ दैट का, जैसे मैं कहूँ वो इतना सुंदर है, थोड़ा सा सेंटेंस जो है ना इनकम्प्लीट है। यहाँ पे होना चाहिए वो इतना सुंदर है कि हर कोई उसे देखता रहता है, ठीक है ना। तो सो जब भी ज़्यादा की सेंस में यूज़ होता है तो इसके साथ दैट का पेयर बनता है, तभी सो यूज़ होता है। या फिर सो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में यूज़ हो सकता है विदाउट दैट के पेयर। अब यहाँ ना तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है
और ना ही दैट का पेयर है। तो इस सेंटेंस में सो यूज़ नहीं होना चाहिए। सो की बजाय अगर आप यूज़ करना भी चाहो, या तो सो हटा ही दो, तब भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। हाउ डू यू मैनेज टू स्पीक टू हर विद ग्रेट पेशेंस, या विद सच ग्रेट पेशेंस। सच मतलब कैसे उसके साथ इतनी पेशेंस के साथ बोल लेते हो। यहाँ पे सो की ज़रूरत नहीं थी, और पीछे वैसे क्वेश्चन मार्क भी आना चाहिए इसमें। ठीक है, तो सो वॉज एरर, सी ऑप्शन में एरर हो गया। अगला देखो, ही नॉट ओनली चीटेड हिज फ्रेंड्स, ही नॉट ओनली चीटेड हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। देखो, नॉट ओनली और बट ऑल्सो का आपस में पेयर होता है, लेकिन नॉट ओनली, ईदर और, नीदर नोर, ये तीनों पेयर हमेशा पैरेललिज्म को फॉलो करते हैं। पैरेललिज्म का मतलब क्या होता है कि नॉट ओनली के बाद अगर वर्ब आ रही है तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब आनी चाहिए। देखो सेंटेंस क्या कर रहा है, ही नॉट ओनली चीटेड, नॉट ओनली के बाद चीटेड आया, वर्ब आ गई, हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। क्या बट ऑल्सो के बाद वर्ब आई? नहीं आई ना। नॉट ओनली के बाद चीटेड आया, बट ऑल्सो के बाद, और ये जो चीटेड है एक्चुअल में फ्रेंड्स को भी चीट किया उसने और अपने पेरेंट्स को भी चीट किया, दोनों के लिए यूज़ हो रहा है। ये चीटेड की जो पोजीशन है ना वो गलत है, चेंज करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑप्शन में एरर है, ही चीटेड नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स, क्योंकि चीटेड जो है दोनों के लिए यूज़ हो रहा है। और देखो, अब मैंने जब चीटेड को आगे लगा दिया, ही नॉट ओनली चीटेड हिज फ्रेंड्स की जगह लिख दिया ही चीटेड नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स। नॉट ओनली के बाद हिज फ्रेंड्स आया, बट ऑल्सो के बाद हिज पेरेंट्स आया, नाउन आया दोनों के बाद, सेंटेंस पैरेलल भी हो गया। तो यही इसका आंसर बनेगा, ए ऑप्शन के अंदर प्रॉब्लम है। अगले फिलर्स हैं, बाय डैश यूनाइटेड स्ट्रगल वी मे अचीव सक्सेस। ऑप्शंस हैं, बाय ए यूनाइटेड स्ट्रगल, बाय एन यूनाइटेड स्ट्रगल, बाय द यूनाइटेड स्ट्रगल, या नन ऑफ द अबव। देखो, एन जो वर्ड है यूज होता है वोवल के साउंड के साथ। यहाँ पे कई लोगों ने आंसर इसका दिया था एन, लेकिन क्या यूनाइटेड में य का साउंड है या ऊ का साउंड है? वोवल जो है, वोवल का साउंड होता है जब ओ हो, ओ का साउंड हो। जितने भी हम हिंदी में स्वर किया करते थे उनके साउंड में आ ई ऊ ए ये जो साउंड होते हैं, ये साउंड होते हैं वोवल्स के। क्या य वोवल का साउंड था या हिंदी में हम व्यंजन करते थे उनका था? य र ल व, है ना, य साउंड होता है, य इज नॉट अ साउंड ऑफ वोवेल। सो एन तो यहाँ पे आ नहीं सकता, तो ऑप्शन बचते हैं ए या द, या नन ऑफ द अबोव। अब नन ऑफ द अबोव भी नहीं आ सकता, बिकॉज स्ट्रगल जो वर्ड है ये एक कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन आप विदाउट आर्टिकल यूज नहीं करते। ठीक है, तो बाय, जैसे कॉमन नाउन कैसे यूज नहीं करते, सिंपल सी बात देखते हैं। जैसे मैं सिंपल बोलूं, ही इज बॉय, क्या ये सेंटेंस ठीक है? ही इज बॉय नहीं है ना। ये सेंटेंस क्या होना चाहिए? ही इज ए बॉय। ऐसे में बोलूं, शी इज गर्ल या शी इज डॉक्टर, तो ठीक है, क्या क्या होना चाहिए? शी इज ए डॉक्टर, शी इज ए गर्ल, है ना। तो जब भी आप यूज कर रहे हो किसी कॉमन नाउन को, तो उसके साथ सिंगुलर फॉर्म में आर्टिकल यूज होगा ही होगा। बात बचती है ए और दा में क्या डिफरेंस है। ए होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, दा होता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल आप तब यूज करते हो जब कोई पर्टिकुलर, कोई स्पेशल चीज हो। अगर मैं लगाऊं बाय द यूनाइटेड स्ट्रगल, तो द यूनाइटेड स्ट्रगल क्या एक पर्टिकुलर हो गई? पर्टिकुलर नहीं चाहिए, सिंपल कह रहा है बाय ए यूनाइटेड स्ट्रगल वी में अचीव सक्सेस। कह रहा है कहीं पे भी अगर आप यूनाइटेड स्ट्रगल करोगे, यानी कि आपके एफर्ट्स जो होंगे यूनाइटेड होंगे, देन यू में अचीव सक्सेस। बस यही इसका आंसर है, ए इज द राइट आंसर। शी फियर्ड दैट शी डैश, शी फियर्ड दैट शी डैश। ऑप्शंस देखते हैं, शी विल फेल, शी मे फेल। देखो, विल और मे जो है ना कहीं प्रेजेंट या फ्यूचर को डिनोट करते हैं, जबकि शी फियर्ड जो है ये पास्ट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन इसमें आंसर में नहीं आ सकते।
सी ऑप्शन है शी माइट हैव फेल। देखो कभी भी मोडाल के बाद अगर हैव यूज होगा ना तो उसके बाद कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, वहां पे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो माइट हैव फेल्ड होता तब मैं इस ऑप्शन पे जाता, लेकिन अभी तो मैं इस ऑप्शन पे भी नहीं जाऊंगा, तो माइट हैव फेल्ड भी नहीं हो सकता, माइट हैव फेल भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है एंड दैट इज़ द राइट आंसर। शी फियर दैट शी वुड फेल, उसको यही डर था कि वो शायद फेल हो जाएगी। अगला देखो, कह रहे दो इम्पल्सिव इन हर पर्सनल लाइफ। दो दो का मतलब होता है हालांकि, यद्यपि। कह रहे जबकि वो अपनी पर्सनल लाइफ में तो इम्पल्सिव थी। इम्पल्सिव का मतलब होता है जो ना हेस्टिली काम्स को वर्क को करे, मतलब डिसीजन तुरंत ले ले। कह रहे दो इम्पल्सिव इन हर लाइफ पर्सनल लाइफ, एडना सेंट विंसेंट वॉज डैश इन हर वर्क प्रोड्यूसिंग सेवरल पेजेस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड राइम इन अ डे। लेकिन अपने काम में वो डैश थी। देखो दो से शुरू किया, कह रहा है कि वो वैसे तो इम्पल्सिव थी, क्विक डिसीजन लेती थी पर्सनल लाइफ में, लेकिन काम के टाइम पे वो क्या होगी, कोई पॉजिटिव वर्ड चाहिए। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हम्बल। हम्बल तो वर्ड यूज होता है शाई की सेंस में, पोलाइट की सेंस में, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। डिस्पिरिटेड जो वर्ड हो गया ये एक नेगेटिव हो गया, ठीक है, नॉट होपफुल वाली सेंस हो गई, तो ये भी नहीं हो सकता। दो ऑप्शन बचते हैं सी और डी, दोनों पॉजिटिव हैं। एक ऑप्शन है ऑर्गेनाइज्ड जो तरीके से कामों को करे, और एक ऑप्शन है सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब होता है पॉजिटिव थिंकिंग, ऑप्टिमिस्ट, होपफुल। तो विंसेंट वॉज होपफुल इन हर वर्क, पहले डिस होपफुल वाली कोई बात तो नहीं हुई शायद, नॉट होपफुल वाली कोई बात नहीं हुई, तो सैंग्विन ऑप्शन को भी आप हटा सकते हो। इम्पल्सिव का एंटोनिम होता है ऑर्गेनाइज्ड। इम्पल्सिव का तो मतलब होता है बिना सोचे समझे करना, और ऑर्गेनाइज्ड होता है बिल्कुल तरीके से किसी काम को करना। तो वो अपनी पर्सनल लाइफ में बद तरीके से चलती थी, लेकिन अपनी वर्क लाइफ में बहुत ज़्यादा तरीके से चलती थी, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइज्ड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्वियसली, हमें मतलब वही चेंज करना है बोल्ड पार्ट को, फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। कह रहा है ऑब्वियसली ही इज नॉट कट अप टू बी ए गुड टीचर। ऑब्वियसली, क्लियरली, ऑब्वियसली का मतलब होता है क्लियरली। कह रहा है ही इज नॉट कट अप टू बी ए गुड टीचर, वो कटअप नहीं है गुड टीचर बनने के लिए। कटअप, कटअप वर्ड को ना आप कटप्पा से याद कर सकते हो। देखो कटप्पा ने बाहुबली को मार दिया था, ठीक है, तो कटप्पा, अब मरने मारने की बात आई तो आदमी क्या हो जाएगा, अपसेट होगा, सैड होगा। कटअप का मतलब होता है टू बी अपसेट, टू बी अपसेट या टू डैमेज समथिंग, ठीक है। जो ए ऑप्शन है ना कट आउट, कट आउट का मतलब होता है एग्जैक्टली लाइक, कट आउट होता है एग्जैक्टली मेड फॉर समथिंग। कह रहे हैं ही इज नॉट कट आउट टू बी ए गुड टीचर, मतलब ही इज नॉट मेड फॉर बीइंग अ गुड टीचर, ये ऑप्शन हो सकता है। कट आउट जो होता है इसका मतलब ही होता है बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग या सुटेबल फॉर समथिंग, तो ही इज़ नॉट सुटेबल फॉर द जॉब ऑफ अ गुड टीचर, ऐसा ही तो कहना चाह रहा है। कट इन जो ऑप्शन है इसका मतलब होता है टू इंटरप्ट समबडी इन बिटवीन, कोई बोल रहा हो उसको बीच में आपने कट, बीच में काट दिया, तो उसको बोलते हैं कट इन, ठीक है। कट फोर की एज सच कोई सेंस नहीं होती, नो इम्प्रूवमेंट आ नहीं सकता, आंसर भी बनेगा कट आउट। कट अप जो होता है ये तो होता है टू बी अपसेट या टू डैमेज समथिंग, कट आउट होता है टू बी सुटेबल फॉर समथिंग, और कट इन होता है इंटरप्ट समथिंग, इंटरप्ट समवन। अगला देखो, कह रहा है पावर गॉट विद मनी इज द मोस्ट क्रेव्ड फॉर टुडे। पावर गॉट विद मनी, कह रहा है पावर आ जाए और साथ साथ पैसा आ जाए, इज द मोस्ट क्रेव्ड। क्रेव जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है स्ट्रोंग डिजायर फॉर समथिंग, इज द मोस्ट क्रेव्ड फॉर टुडे। देखो क्रेव के साथ ना फोर लगाने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे सिंपल आ जाता ना, इट इज़ द मोस्ट क्रेव्ड टुडे, फोर की जरूरत ही नहीं थी, तो आंसर ठीक था, ठीक है।
साउट आफ्टर जो है इसका मतलब ही होता है टू सर्च समथिंग, ठीक है, या डिजायर्ड समथिंग, टू डिजायर समथिंग, ठीक है। तो साउट आफ्टर जो है वही इस क्वेश्चन का आंसर बनता है, क्योंकि बाकी दोनों ऑप्शन भी नहीं आ सकते थे। विश्ड फॉर में भी अगेन विश्ड के साथ वैसे फॉर की जरूरत नहीं, इज़ द मोस्ट विश्ड बाय विश्ड टुडे, ठीक है। एंड वेलकम्ड टुडे भी बहुत था। तो साउट आफ्टर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखो, टू गेट द बिल्डिंग आई विल डिस्गाइज एज अ रिपोर्टर। देखो जो डिस्गाइज वर्ड होता है ना, डिस्गाइज का मतलब होता है मतलब अपने आप को ना वैसा बना लेना, भेस बदल लेना, कुछ ऐसा, ठीक है। मतलब अपने आप को कोई नई टाइप की अपीयरेंस दे देना, ठीक है। लेकिन डिस्गाइज जो वर्ड है ना, इसके बाद ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। कह रहा है टू गेट द बिल्डिंग, कह रहे बिल्डिंग पाने के लिए आई विल डिस्गाइज माई सेल्फ एज अ रिपोर्टर। तो वो ऑप्शन देख लो जिसमें डिस्गाइज के बाद माई सेल्फ हो, सी ऑप्शन में आ रहा है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। देखो जो 23rd क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन था फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड। अब फ्रेजल वर्ब्स जो है ना एसएससी को बहुत पसंद है। सिर्फ एसएससी ही नहीं बल्कि अब तो बैंकिंग को भी बहुत पसंद आने लग गई हैं, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चंस मतलब ठीक है क्वेश्चंस, मेरा मानना तो ये है कि इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए। कुछ या तो ऐसी चीज़ें हों जो रेगुलर फ्रेजल वर्ब यूज़ होती हों, क्योंकि एसएससी जो है ना पता नहीं कहीं से भी कुछ भी फ्रेजल वर्ब उठा के पूछ लेता है। ये कटआउट वाला वाज नॉट अ डिफ़िकल्ट वन, लेकिन कहीं से कुछ भी पूछता है तब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो फ्रेजल वर्ब्स जो हैं इनको याद करने का जो बेस्ट वे होता है वो ये होता है कि आप डेली कुछ करो, रेगुलरली। लाइक आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा डेली। जैसे 10 आपने फ्रेजल वर्ब लिखी, वो 10 फ्रेजल वर्ब्स को लिखो, फिर उनके सामने उनका मीनिंग लिखो, फिर उनका एक या दो एग्जाम्पल सेंटेंसेस लिखो। नेक्स्ट डे क्या करो, नेक्स्ट डे उन्हीं एग्जाम्पल सेंटेंसेस के नीचे 2 एग्जाम्पल सेंटेंसेस, एक एग्जाम्पल सेंटेंस और लिखो, और नेक्स्ट डे में 10 नहीं करो। यानी कि एक जो फ्रेजल वर्ब लिखोगे ना उसके साथ आप 4 या 5 लाइंस खाली छोड़ोगे, ताकि आप नए एग्जाम्पल्स रोज लिख सको। नेक्स्ट डे क्या करो, सेकंड डे आपने क्या किया, 10 नहीं लिखी, 10 पिछली रिवाइज कर ली। थर्ड डे आप क्या करोगे, 10 नहीं लिखोगे, बाकी 20 जो है वो रिवाइज करोगे। ये एक्सरसाइज आपकी चलनी चाहिए मंडे टू फ्राइडे। देखो 10 फ्रेजल वर्ब लिखना लाइक ठीक है 15 से 20 मिनट लगेंगे, ठीक है, लेकिन 15-20 मिनट वर्थ हैं, ठीक है, मतलब आपको रिजल्ट देंगे। क्या करो, मंडे से फ्राइडे तक लिखो, सैटरडे और संडे आपके पास, मंडे टू फ्राइडे में आपके पास 50 फ्रेजल वर्ब्स हो गई, उन 50 की 50 को रिवाइज करो। नेक्स्ट वीक में 100 को रिवाइज करो, उससे नेक्स्ट वीक में, अब देखो 100 से ज़्यादा रिवाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, हरकुलियन टास्क हो जाएगा। तो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि जैसे लास्ट वीक वाली कर ली, फिर आगे वाले वीक में पीछे के एक वीक की उठा ली, एक अगले वीक की उठा ली, कुछ ऐसा, मतलब अपने अपने अकॉर्डिंग आप उसका वो तो रूटीन बना लोगे, ठीक है। कुछ ऐसा करके आप फ्रेजल वर्ब्स को याद कर सकते हो, और यही बेस्ट वे बनता है, और करनी भी ज़रूरी है, अदरवाइज़ कोई और वे भी नहीं है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा फ्रेजल वर्ब्स पे अभी से ध्यान देना स्टार्ट करो, ताकि एग्ज़ाम आने तक हम उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सकें, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।